नमस्कार दोस्तों। 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के थ्रिसूर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। यह अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को नहीं चुना, मध्य प्रदेश को नहीं चुना और वो सीधा जाके दक्षिण भारत में चले गए, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है। अगर पूरे दक्षिण भारत की मैं बात करूँ और कर्नाटक को छोड़ दें, तेलंगाना को छोड़ दें, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे के पूरे दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा है। हालाँकि नए-नए जो नेता हैं वहाँ पर उभर कर आ रहे हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो अन्नामलाई जैसे लीडर्स वहाँ पर उभर कर आए हैं, लेकिन कोई खास नाम लेवा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा अभी तक नहीं बन पाया है कि जिसकी वजह से आंकड़े सीटों में तब्दील हो सके। जहां से भारतीय जनता पार्टी आज तक कोई सांसद नहीं जिता पाई, बड़ी मुश्किल से एक विधायक केरल से जीत पाया था, लेकिन आप इसे शून्य ही मान सकते हैं। कुछ भी भारतीय जनता पार्टी आज तक खास हासिल नहीं कर पाई है। तो फिर ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब केरल को फोकस कर रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने केरल को क्यों चुना और केरल के त्रिशूर में जाकर उन्होंने 2 लाख महिलाओं को संबोधित क्यों किया? ऐसा क्या था? ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है कि 2 लाख महिलाओं के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो संबोधन कर रहे थे। और ये अपने आप में इसलिए भी बड़ा है कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है, वहाँ पर इस तरीके का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, केरल वही राज्य है जहां पर सबसे बड़ी तुष्टीकरण की फैक्ट्री चलती है, जहां पे मुस्लिम और ईसाई तुष्टीकरण के नाम पर जो है पूरा का पूरा राज्य चलता है। सीपीएम हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो, ये सब के सब चट्टे बट्टे जो हैं, ये सब के सब तुष्टीकरण के हिसाब से ही चलते हैं। वहाँ पे सीपीआई सीपीएम की सरकार बन जाती है तो कभी इंडियन मुस्लिम यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। सबसे बड़ी चीज़ जो उसमें देखने वाली वो ये है कि वहाँ के अगर हिंदू वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर खींच भी लेती है, तो इसके साथ साथ जो है उन्हें ईसाई समुदाय को भी अपने साथ लाना होगा। क्योंकि ईसाई समुदाय और जो मुस्लिम समुदाय है जब आपस में मिल जाता है तो उस समय जो कॉम्बिनेशन बनता है, उस कॉम्बिनेशन का फ़ायदा उठाती रही हैं ये कांग्रेस पार्टी, इंडियन मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी। इन सभी के कॉम्बिनेशन से ही इनकी सरकारें आज तक बनती रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें देखने लायक वो ये है, भारतीय जनता पार्टी ये देख चुकी है कि केरल के अंदर हिंदुओं की दिक्कत जो है वो ईसाइयों की दिक्कत भी है। मैं आपको बता दूं, ईसाई जो हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान जो इस वक्त केरल में है वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो यूडीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है अपना हस्तक्षेप बढ़ा चुकी है। जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो बना रखा है कांग्रेस पार्टी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर जो है हस्तक्षेप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का बहुत ज़्यादा है। ये वही पार्टी है जो इस देश के विभाजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और इस देश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि जो आतंकवाद से जुड़ी हो तो इस पार्टी से हमेशा जुड़ी ही रहती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चाहे कोई भी ऐसे आप कह सकते हैं गुट हों या कोई भी ऐसे एनजीओ हों, चाहे वो पीएफआई से लेकर कोई भी हों, वो केरल से ही संचालित होते हैं और उन्हें संरक्षण मिलता है वहाँ की सरकारों का। तो जो केरल की जो दिक्कत ईसाइयों के लिए है और ईसाइयों की जो दिक्कत है, जो हिंदुओं की दिक्कत है, वो दिक्कत लगभग लगभग एक जैसी होती दिख रही है और इस चीज़ का फ़ायदा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। अगर केरल में हिंदुओं का साथ मिलता भी है तब भी उसे जो है ईसाइयों के साथ की आवश्यकता पड़ेगी और इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ रही है और नरेंद्र मोदी भी अच्छे से समझ रहे हैं। काफ़ी दिनों से उन्होंने ईसाइयों के साथ जो है संपर्क साधना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा घर घर जाओ जो अभियान है वो चलाया गया है, जिसमें ईसाइयों के साथ जो है संपर्क साधा जा रहा है और अपने आप में ये बड़ी अद्भुत बात है। मैं आपको बताऊं, ईसाई समुदाय और हिंदू समुदाय वहाँ पे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान है वो है लव जिहाद। आपने केरला स्टोरी का नाम तो सुना ही होगा, किस तरीके से केरला स्टोरी में ये बताया गया था कि लड़कियों को किस तरीके से बरगला कर जो है लव जिहाद के अंदर जो है लाया जाता है और लव जिहाद के शिकार सबसे ज़्यादा वहाँ पर कोई लोग हैं तो वो हैं ईसाई समुदाय के लोग और हिंदू समुदाय के लोग। और ये सबसे बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से हिंदू समुदाय और ईसाई समुदाय की दिक्कतें एक बन जाती हैं और वो समझते हैं कि इंडियन मुस्लिम यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो कैसे कांग्रेस के साथ मिलकर मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में यहाँ की जो भोले भाले लड़कियां हैं उन्हें बरगला रहे हैं। इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो अपना हस्तक्षेप इतना ज़्यादा बढ़ा चुकी है कि उसका जो है बहुत बड़ा दबदबा कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ पे बन जाता है। जब
ईसाई समुदाय ने ये बात उठाई थी कि लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, तो उस समय यही ईसाई समुदाय था जो सबसे बढ़ चढ़कर सामने आया था और इसके विरोध में खड़ा हुआ था। उसके बाद इसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठी थी और इंक्वायरी के बाद पता भी चला था कि कैसे इन महिलाओं को जो है बरगलाया जा रहा है और जिहाद के अंदर फंसाया जा रहा है। जितने भी ये जिहादी कट्टरपंथी हैं जिनके काम ही यही हैं, कैसे नाम बदलकर, जैसे इकबाल से नाम सुरेश रख लिया जाता है और फिर जो है लड़कियों को बरगलाया जाता है। इसमें ईसाई समुदाय बहुत ज़्यादा परेशान है। ईसाई समुदाय जानता है कि कैसे डेवलपमेंट के साथ अगर आगे चलना है तो कैसे उन्हें अपने जो पूरा का पूरा राजनीतिक बदलाव है वो करना होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक आप कह सकते हैं उभर कर वहाँ पर आ रही है, एक विकल्प के तौर पर उभर कर आ रही है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कुछ समर्थन मिल सकता है। भले ही वो सीटें जीते ना जीतें, वोट शेयर बढ़े ना बढ़े, लेकिन एक चीज़ देखने वाली है, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी केरल के त्रिशूर को अटैक कर रहे हैं, यानी केरल को अटैक कर रहे हैं। केरल को अटैक करने का मतलब ये है कि जहाँ से तुष्टीकरण की जड़ें हैं, उन जड़ों को काट दिया जाए। ये वही जड़ें हैं जो भारत के ऊपर तक चली आती हैं और यही दिक्कत करती हैं। यहीं से जो है सीपीआई, सीपीएम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत की, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं जिन्हें काटना अब आवश्यक हो गया है। और इन्हें काट दिया जाता है अगर, तो सबसे बड़ा अटैक जो है इन सूडो सेकुलर लिब्रांडुओं के ऊपर होगा, जो सबसे ज़्यादा भयंकर तरीके से केरल की सत्यानाश में लगे हुए हैं। एक ऐसा राज्य जो भारत की राजनीति में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकता है और भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल दे सकता है, वो राज्य जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में फंसा हुआ है। तो ये कैसे होने वाला है, कैसे होगा, ये बड़ी बात की बात है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अनुमान लगा रही है कि वहाँ पे लगभग 5 सीटें जीती जाएं। खैर ये अनुमान अलग बात है, आप सीटें जीतें ना जीतें, लेकिन आप जो है कम से कम खलबली तो पैदा कर सकते हैं। और जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चाहे सीपीएम सीपीआई की तरफ से हों, चाहे वो सीताराम येचुरी की तरफ से हों, जो बेईमानों का सरदार है आप कह सकते हैं, ये वही लोग हैं जो सुबह शाम तुष्टीकरण करते हैं और शाम को आके इस देश का जो मीडिया है वो उन्हें जो है सेकुलर बताता है। ये सेकुलरिज्म के नाम पे जो ढिंडोरा पीटते हैं, उसका अब गुब्बारा फट चुका है। अभी आप असम के अंदर देख लीजिए, बदरुद्दीन अजमल जैसे जो आप कह सकते हैं इस देश के गद्दार, जो ये कहते हैं कि 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जो है राम मंदिर के चलते, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के चलते कोई भी मुसलमान ट्रेन में न जाए, घर से बाहर ना निकले, इन लोगों को उठा के जेल के अंदर नहीं ठूसा जाता और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और ये भारतीय जनता पार्टी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जब ये बोलते हैं तो तुष्टीकरण नहीं होता। ऐसे घटिया लोग जो सुबह से शाम तक ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है घर के अंदर बंद हो जाए, वो ट्रेन में न जाए, अब क्या ये सांप्रदायिक बातें नहीं हैं? इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो वो सांप्रदायिक हो जाता है और ऐसे ऐसे घिनौने लोग बोलते हैं तो वो सांप्रदायिक नहीं। ये कैसे ये मुल्ला जो है खड़ा होके ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, उस समय किसी को शर्म नहीं आ रही। तो अपने आप में सीताराम येचुरी की बात भी कर लें। सीताराम येचुरी क्या कह रहे थे? सीताराम येचुरी कुछ दिन पहले देखिए क्या कह रहे थे कि इज़राइल जो है वो यहूदियों को भी वो मुसलमानों को भी मार रहा है और साथ ही साथ जो है वो ईसाइयों को भी मार रहा है। तो आप जो है इकट्ठे हो जाइए, यानी जो है मुसलमान भी इकट्ठा हो जाए, ईसाई इकट्ठा हो जाए, किसके खिलाफ? इज़राइल के खिलाफ। इज़राइल के खिलाफ का मतलब क्या है? मोदी के खिलाफ, क्योंकि इज़राइल मोदी के साथ खड़ा है। देखिए इस तरीके के जो है वाहियात काम जो हैं वो केरल के अंदर चल रहे हैं। केरला स्टोरी ने जिस तरीके से सच को उजागर किया था और लोगों ने उस फिल्म को बैन करने का काम किया, यहीं से पता चल जाता है कि किसके घर शीशे के हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।